गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी की एक्सप्लेनेशन को हम कंप्लीट कर चुके थे बच्चों, और लास्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता था, इट वाज नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर वर्ड्स। ठीक है, जो टेल ऑफ मेलन सिटी जो आपने पोएम पढ़ी है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई, इस स्टोरी को आपको अपने शब्दों में क्या करना है, नरेट करना है। आप ऐसा मानिए कि आप स्टोरी टेलर हैं और आप उस कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वे में आपको एक स्टोरी डिजाइन करनी थी। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों से बोला था, आई हैव गिवन यू दिस होमवर्क, कि आप खुद से करके आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्लास में इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और आज हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग और स्टडिंग अ नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखो तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि द टेल ऑफ मेलन सिटी इज अ नैरेटिव पोएम, की कहानी बयान करती हुई ये एक पोएम है, रिटन इन द कपलेट फॉर्म। द पोएम इज अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। ठीक है, ये इसमें क्या बताती है हमें, इंसिडेंट्स के बारे में ये हमें बताती है, जो कि किसके बीच हुए होते हैं। एक मोनार्क, मोनार्क यानी कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, किंग को कहते हैं। किंग और सिटीजन्स के बीच में जो जो इंसिडेंट्स हुए थे, उन सभी को ये क्या बताती है, हमें एक्सप्लेन करती है। द टेल इज ह्यूमरस। ये जो कहानी थी ये क्या थी बच्चों, अपने आप में एक ह्यूमरस थी, मतलब हास्य के वे में ये लिखी गई थी, क्योंकि इसमें क्या थे, बहुत ही ज्यादा कॉमिक इवेंट्स भी थे। ठीक है, विद अ वेरी शार्प फोकस ऑन द थीमेटिक एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरली द स्टोरी हैज थ्री पार्ट्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बात करें, ढांचे की बात करें, तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो होता है जब किंग को विश होती है क्या करने की, एक आर्क बिल्ड करने की। In the second part relates his complaints regarding the faulty construction to the ark, and the last part narrates। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होता है बच्चों, जब जो आर्क था, जिसे कि किंग चाहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि एक आर्क बन करके तैयार किया जाए, एक सिटी के शुरुआत में एक आर्क बनाया जाए, जिसमें क्या हो स्टूडेंट्स, जिसमें कि जो किंग की उसमें वाहवाही की जाए, तारीफें की जाए, और ये बताया जाए कि इट शुड बी एक्सप्लेन दैट हाउ ग्रेट आर किंग इज, कि हमारा किंग कितना महान है, ये सारी चीजें बताई जाए। ठीक है, लेकिन जब वो आर्क सही से नहीं बनता है, उस आर्क में क्या होता है बच्चों, जो उसकी हाइट है वो थोड़ी सी कम रह जाती है, तो वो जो किंग है वो ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और थर्ड पार्ट में क्या होता है बच्चों, वो जब ऑर्डर देता है कि किसी ना किसी को, जिसने भी गलती करी है, उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और हाउ हिज डिक्री अल्टीमेटली फॉल्स ऑन हिम लीडिंग टू हिज हैंगिंग। तो जो डिसीजन लेता है कि किसी ना किसी को क्या किया जाएगा, हैंग किया जाएगा, वो अल्टीमेटली किस पे भारी पड़ जाता है, किंग पे ही भारी पड़ जाता है, और फाइनली किंग को ही फांसी चढ़ा दी जाती है। द पोम इन अ हाई टोन ऑफ ह्यूमर, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इसमें ह्यूमर का एक बहुत हाई टोन है। और फ्रॉम द किंग टू अ मेलन, की कैसे जो पावर है, जो शासन है, पूरे देश का शासन, वो राजा से छीन करके किसको दे दिया जाता है, एक मेलन, एक यानी कि एक तरबूज के हाथ में दे दिया जाता है, जो कि सिर्फ क्या होता है, एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंबलिक हेड होता है। ठीक है, सिंबलिक हेड होना यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि नाम का राजा। ठीक है, क्योंकि डिसीजन तो कोई ले ही नहीं सकता है वाटरमेलन। ठीक है, तो सारा डिसीजंस कौन ले रहे हैं, वहां की जो सारी पावर है वो एक्चुअली वो किसके पास है, वो द पावर इज विद द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री या दैट सिटी। ठीक है बच्चों, इन द बिगनिंग द पोइट नरेट्स दैट देयर वाज अ किंग इन अ सिटी लॉन्ग एगो। अब इसको डिटेल में समझाया जा रहा है कि पोइट शुरू में क्या बताता है कि बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। ठीक है, और वो राजा कैसा था, बहुत ही पीस लविंग राजा था, और बहुत ही ज्यादा जस्टिस यानी कि इंसाफ प्रदान करने वाला वो राजा हुआ करता था। एक दिन उसको एक ख्वाहिश होती है कि क्या बनाया जाए, एक आर्क बनाया जाए, मेन थ्रू फेयर में, मतलब जो मेन रास्ता है शहर आने का, वहां पे क्या बनाया जाए, एक आर्च बनाया जाए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि आर्च क्या होता है, कैसे वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसका जो आपको एक फिगर है वो भी बना के मैंने दिखाया था। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सून अंडरटेकन बाय एम्प्लॉइंग लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स। और क्योंकि ये राजा का ऑर्डर था, तो जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाता है, और बहुत सारे लेबर्स की मदद से इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आर्क द किंग वेंट टू इंस्पेक्ट। अब जैसे ही वो आर्क बन करके तैयार हो जाता है, किंग क्या करने जाता है, उसको इंस्पेक्ट करने जाता है, देखने जाता है कि क्या वो सही बना है, और साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस करता है कि उस दिन वहां का क्या कर दिया जाए, अलॉट्स ऑफ स्पेक्टेटर, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको बुलाया जाए, ताकि वो सब देख सके, और मैं उस वहां पे पहुंच के क्या करूंगा, एक स्पीच भी डिलीवर करने वाला होता है राजा। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जैसे ही द किंग पासिस थ्रू दैट आर्क, हिज क्राउन स्ट्राइक द
आर्क, ठीक है, वो आर्क से टकराता है उसका क्राउन और नीचे गिर जाता है। एंड दैट मोमेंट वाज ग्रेट मोमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर द किंग, ठीक है। वहां पे किंग का क्या होता है, बहुत अपमान होता है, क्योंकि क्राउन का नीचे गिर जाना क्या है बच्चों, अपने आप में एक डिसऑनर्ड या फिर डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। और इसी चीज को वो करने के लिए क्या करता है राजा, क्या कहता है, डिसीजन देता है कि किसी ना किसी को हैंग किया जाएगा जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले सबसे पहले समझा जाता है कि चीफ ऑफ बिल्डर्स जो थे वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसको आर्क को गलत बनाने में। तो वो अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलते हैं, डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेबर्स। वो अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती किनकी है, लेबर्स की गलती है, ठीक है बच्चों। कन्विंस्ड बाय द आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि राजा जो है, जो चीफ बिल्डर होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स, जो वो तर्क देता है कि यहाँ पे गलती मेरी नहीं है बल्कि लेबर्स की गलती है, और जो जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो जो चीजें वो बोलता होगा, उन बात से क्या हो जाता है, कन्विंस हो जाता है। कन्विंस यानी कि मान जाता है कि हाँ सही में चीफ ऑफ बिल्डर की ये गलती नहीं है, ये लेबर्स की ही गलती है। देन ऑर्डर टू हैंग ऑल द लेबर्स, और ये ऑर्डर दे देता है कि जितने भी लेबर्स थे उनको ही हैंग किया जाए। द लेबर्स शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द साइज ऑफ द ब्रिक्स। लेबर्स अपनी गलती ना मान करके गलती किसकी निकाल देते हैं कि ब्रिक्स का साइज ही छोटा था, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती किसकी है, ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स बनाने वाले कौन रहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं मेसन्स, ठीक है। तो फिर गलती अल्टीमेटली किस पे शिफ्ट हो जाती है, मेसन्स पे गलती आ जाती है। और मेसन्स क्या कह देते हैं, मेसन्स ये कहते हैं बच्चों की हमने तो ब्रिक उसी साइज का बनाया जिस साइज का हमें ऑर्डर्स मिले थे, किससे, आर्किटेक्ट से। तो यानी कि आर्किटेक्ट पे अब सारी की सारी गलती आ जाती है। और आर्किटेक्ट खुद को डिफेंड करते हुए क्या कहता है स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट ये कहता है कि मैंने तो बिल्कुल सही प्लान बनाया था, लेकिन योर ऑलमाइटी मैजेस्टी, आपने ही लास्ट मोमेंट में आकर के क्या करे, किंग के लिए वो कहता है कि आपने ही लास्ट मोमेंट में आके प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस करे, और उन्हीं चेंजेस के वजह से जो ये आर्क है ये थोड़ा सा हाइट में कम बन गया। और अब किंग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अब घूम फिर के सारी गलती किस पे आ चुकी है बच्चों, घूम फिर के सारी गलती आ चुकी है किंग की, ठीक है। अब किंग कंफ्यूज हो जाता है और वो आ, ये ऑर्डर देता है कि जो शहर का सबसे वाइज व्यक्ति है उसको बुलाया जाए, और वहां के लोग उस शहर के सबसे वाइज व्यक्ति को, और जो कि बहुत ही बूढ़ा भी होता है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है, इतना ही वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नीदर वॉक नॉर सी, यानी कि वो चल भी नहीं पा रहे थे ना वो देख पा रहे थे, ठीक है। फिर वो क्या वर्डिक्ट देते हैं, वो अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए ये वर्डिक्ट देते हैं, जब गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है, ना यहाँ पे गलती चीफ ऑफ बिल्डर्स की है, ना यहाँ पे लेबर्स की गलती है, ना यहाँ पे आर्किटेक्ट की गलती है, ना मेसन्स की गलती है, और किंग को तो हम हैंग कर नहीं सकते, तो इसलिए वो कहते हैं कि देखा जाए तो सारी गलती किसकी है, इस आर्क की ही गलती है कि इसने क्या किया, इसने किंग के क्राउन को हिट किया। तो यानी कि पनिशमेंट दी जाए तो क्राउन को ही, सॉरी, इस आर्क को ही पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो देखा जाए तो बच्चों एक तरह से ये बहुत वाइज डिसीजन भी था, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहे थे, सब सेव हो जा रहे थे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी गलती थी कि इसके लिए किसी को फांसी की ही सजा दी जाए, लेकिन वो तो राजा क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा ही आप हमने शुरू में देखा था ना, पीस चाहता था, और साथ ही साथ वो क्या करता था, बहुत ज्यादा अपनी जनता के अकॉर्डिंग चलता था। उसे ये लग रहा था कि जनता के सामने अगर मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे जस्टिस तो देना ही है, तो जस्टिस देना पड़ेगा, और चाहे उसके लिए उसे किसी कह सकते हैं आप एक इनोसेंट पर्सन को भी हैंग करना पड़े। क्योंकि अगर मिस्टेक मान लीजिए कि आर्किटेक्ट से भी हुई है, मेसन से हुई है, लेबर से हुई है, ये मिस्टेक इतनी बड़ी नहीं है कि उनको क्या कर दिया जाए, हैंग कर दिया जाए। हाँ, हो सकता है कि उनपे फाइन या पेनल्टी दी जाए, लेकिन उनको हैंग करना सही नहीं था। इसीलिए जो वाइज मैन होता है वो क्या कहता है कि आर्क की ही गलती है, आर्क को ही क्या कर दिया जाए, पनिशमेंट दी जाए, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, ताकि सबके सब बच जाए। लेकिन वहां पे उसकी जो कोर्ट होता है, जो राजा का कोर्ट होता है बच्चों, सभागार होता है, जहाँ पे कि वो सारी चर्चाएं होती हैं, सारा डिस्कशन होता है, वहां पे कुछ मंत्री जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, जो कि छुटकारा पाना चाह रहे होते हैं अपने राजा से, ठीक है। तो ये कह देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आर्क को पनिशमेंट दें। क्यों, क्योंकि उस आर्क ने तो क्राउन को छुआ है, राजा के क्राउन को छुआ है, टच किया है, तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, और हम ऐसी चीज को जिसने कि राजा के क्राउन को छुआ हो उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर लास्ट में क्या किया जाता है बच्चों,
जब राजा ये देखता है कि जो जनता है वहां सुबह से आके खड़ी हो रखी है और वो इंसाफ चाहती है, तो इसका मतलब इंसाफ उनको प्रदान करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो फांसी देनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं बच्चों, एक फांसी का फंदा तैयार करते हैं, पूरा सेटअप जो फांसी देने के लिए बनाया जाता है उसको तैयार करते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड होता है कि जो भी इस फांसी में फिट बैठेगा उसी व्यक्ति को फांसी दे दी जाएगी। और जब फांसी का जो फंदा है वो लगाया जाता है तो उसमें परफेक्टली कौन फिट होता है लास्ट में? द किंग वॉज, सॉरी, ईच मैन वॉज मेजर्ड टर्न बाय टर्न। हर व्यक्ति को टर्न बाय टर्न बारी बारी करके उसमें मेजर किया जाता है, लेकिन इतना टॉल और इतनी हाइट वाला कोई भी नहीं था जो कि एकदम फिट बैठे उस फांसी के फंदे में। तो लेकिन लास्ट में ऐसा कौन होता है? इट वॉज द ओनली पर्सन एंड दैट वॉज किंग। किंग ही वो व्यक्ति था जो एकदम फिट आता है, जिसके गले पे फांसी का फंदा एकदम फिट बैठता है, और इसीलिए किंग को हैंग कर दिया जाता है। द पोएट नरेट्स द थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड पार्ट में क्या होता है बच्चों, क्योंकि अब वहां का किंग क्या हो चुका है, सूली चढ़ चुका है, तो अब किसी ना किसी को तो किंग बनाना है। तो फिर से वही मंत्री जो ये नहीं चाहते थे कि वो राजा के कंट्रोल के अंडर रहे, वो क्या कह देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, पहला व्यक्ति कंट्री में एंटर करेगा वही ये डिसाइड करेगा कि हमारा राजा किसे होना चाहिए। और पहला व्यक्ति कौन होता है बच्चों जो सिटी गेट एंटर करता है? ही वॉज आ, कह सकते हैं इडियट पर्सन और आ मैड पर्सन, ठीक है। वो एक पागल इंसान था, बेवकूफ इंसान था, जो कि उस पर कोई भी सवाल अगर आप पूछा जाए तो उसका एक ही आंसर देता था, मेलन, क्योंकि उसको मेलन बहुत पसंद थे, ठीक है। तो जब उससे पूछा जाता है कि हमें अपने देश का राजा किसे बनाना चाहिए, तो उस पर भी क्या कह देता है, ही रिप्लाइज विद मेलन्स, ठीक है, कि मेलन को हमें राजा बना देना चाहिए, और इसीलिए वहां का राजा किसे बना दिया जाता है बच्चों? मेलन को बना दिया जाता है। दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू देयर न्यू मोनार्क एंड द न्यू मोनार्क डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर लाइव्स, ठीक है। और वहां के लोग उस मेलन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, उसको बहुत अच्छा राजा मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेलन कुछ कर तो सकता नहीं बच्चों, ठीक है। तो एक तरह से आप देखा जाए तो अगर मेलन राजा है तो सारी पावर किसके हाथ में? या तो फिर मिनिस्टर्स के हाथ में, या फिर वहां के सिटीजन्स के ही हाथ में सारी पावर होती है, और जिसको जो ठीक लगता है वो वैसा करता है, ठीक है। इस वजह से वो अपने राजा से बहुत खुश होते हैं कि हमें अब रोकने टोकने या फिर हम पे कोई रूल्स रेगुलेशंस इंपोज करने वाला कोई भी नहीं रह गया है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इस स्टोरी को नरेट कर सकते हैं। ये क्लियर था? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट इंप्रेशन वुड बी फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड। कि आपके दिमाग में जब कभी भी आप ऐसे राज्य के बारे में सोचते हैं जहां का राजा बहुत ज्यादा ही प्लेसिड है और जस्टिस न्यायप्रिय है, और साथ ही साथ प्लेसिड का मतलब होता है बच्चों बहुत ज्यादा काम है, शांत है, तो ऐसे राज्य का क्या हाल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड एंजॉयड पीस। जहां पे राजा जस्ट और प्लेसिड रहता है वहां के लोग पीस महसूस करते हैं, लिबर्टी महसूस करते हैं, जस्टिस भी महसूस करते हैं। द किंग वॉज टाइटलर एंड सिंबलिक। वहां का राजा कैसा होता है? टाइटलर होता है और सिंबलिक होता है, सिर्फ नाम का राजा होता है। इन सारी जो सिटीजन्स होते हैं वो फ्रीडम वहां पे एंजॉय करते हैं। रियल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री वॉज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन्स। और जो रियल गवर्नेंस है वो किसके हाथों में होती है? सिटीजन्स के हाथ में होती है। द टेल ऑफ अ मेलन सिटी द किंग हैड टू बी हैंग एज द सिटीजन्स अल्टीमेटली वांटेड समवन टू बी हंग। ठीक है, जैसे कि मेलन सिटी में होता है कि क्योंकि वहां की प्रजा चाहती थी कि किसी ना किसी को फांसी दी जाए, इस वजह से फांसी दी जाती है। द किंग कुड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, यानी कि राजा भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाता है। इवन दो द वाइजेस्ट मैन गिव द वर्डिक्ट दैट द आर्क वाज द रियल कल्प्रिट, बट द सिटीजन्स वांटेड समवन टू बी हैंग। जबकि जो वहां का बहुत समझदार व्यक्ति था वो क्या बोलता है, वो एक डिसीजन देता है कि जो रियल कल्प्रिट है, यानी कि जो असली दोषी है वो आर्क है, आर्क की ही गलती है। लेकिन क्योंकि वहां की जनता को किसी ना किसी की फांसी चाहिए थी, इसलिए राजा को ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अल्टीमेटली द किंग वाज हैंग। दिस शोज दैट इन सच अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड द सिटीजंस इन्फ्लुएंस द फेट ऑफ अ किंग। कि जहां पे राजा बहुत ज्यादा ही जस्ट और प्लेसिड होता है तो वहां की जनता ही अपने क्या बोलते हैं, राजा की किस्मत को डिसाइड करती है कि क्या वो राजा रहेगा या फिर वो किस तरह से रूल करेगा उन्हें। ठीक है बच्चों, इस आंसर को नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट। कि आपके अनुसार किस तरह से किसी स्टेट में, किसी राज्य में पीस यानी कि शांति और साथ ही साथ लिबर्टी, फ्रीडम भी मेंटेन की जा सकती है, दोनों का बैलेंस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पीस एंड लिबर्टी कैन बी मेंटेन इन अ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट लेसिस फेयर। ठीक है बच्चों, अगर वहां पे लेसिस फेयर एग्जिस्ट करता है तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि लिबर्टी मेंटेन
की जा सकती है। अब लेसेस फेयर को बच्चों आप समझ सकते हैं किससे, जैसे आज की डेट में जिसे हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, किसे बच्चों, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सरकार के हाथों से पावर को छीन करके किसको दे दिया जाए, पूंजीपतियों को पावर दे दी जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर्स या फिर कैपिटलिस्ट लोगों को, पूंजीवादियों को, बिजनेसमैन को, अगर गवर्नमेंट से पावर लेकर के प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, ऐसी कंट्री को क्या कहेंगे बच्चों, ऐसे स्टेट को कहते हैं लेसिस फेयर। तो जहां पे गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, उस सिचुएशन को हम लेसेस फेयर कहेंगे, और वहां पे कह रहे हैं कि पीस और लिबर्टी मेंटेन की जा सकती है, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं है, ठीक है, लोगों के प्राइवेटाइजेशन यानी कि लोगों के हाथ में ही चीजें हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द किंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो राजा होगा वो क्या करेगा, वो सिटीजन्स, नागरिकों की एक्टिविटीज, जो भी नागरिक जो चीज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाउएवर द किंग और द गवर्नमेंट मस्ट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ विच एनार्की में रेन इन द स्टेट। जबकि ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट ही फ्रीडम दे देनी है किसको, लोगों को, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम दे दी जाए तो फिर क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ कोई लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगी, एनार्की। एनार्की किसे कहा जाता है बच्चों, अराजकता, ठीक है, अराजकता की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरा का पूरा जो स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, और उसका फायदा क्या कर सकते हैं, एनिमी स्टेट उठा सकते हैं और आपके स्टेट पे क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि लॉज वगैरह पूरे फॉलो करने, लेकिन जो एक्टिविटीज सिटीजन्स परफॉर्म कर रहे हैं उनकी लाइफ में दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करनी है। देयर शुड बी अ हैप्पी बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरफेरेंस एंड सिटीजन राइट्स। यही कहा जा रहा है कि स्टेट का इंटरफेरेंस एक हद तक ही होना चाहिए उसका, और सिटीजन्स के राइट्स, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, जो हक हैं, अधिकार हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कि कितने हद तक गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है और कहां तक उनको इंटरफेयर नहीं करना है, और लोगों को, सिटीजन्स को, यानी कि वहां की जनता को उनके जो हक हैं उनको भी नहीं छीनना है। ओनली देन वन कैन एक्सपेक्ट पीस एंड लिबर्टी टू बी मेंटेन इन अ स्टेट, और तब जाके ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पीस और लिबर्टी को क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट में मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आंसर क्लियर है, इसको नोट कीजिए। इस लेसिस फेयर को बच्चों आप कुछ ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अगर आप स्टेट के टर्म पे, इतने बड़े टर्म पे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए एक फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली है, इसके फैमिली के क्या है, एक हेड है, ठीक है, एक फैमिली के हेड है, और ये फैमिली के मेंबर्स हैं। अगर जो ये फैमिली के हेड हैं, ये सभी को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सबकी एक्टिविटीज पे हर वक्त निगरानी रखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, ठीक है, और सब पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि हर इंसान मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें करे, ठीक है, और उन पे बहुत हर वक्त वॉच रखे। तो क्या होगा, इस फैमिली का आप कह सकते हैं जो बॉन्ड है, आपसी बॉन्ड है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। दिस फैमिली विल डिसइंटीग्रेट, ठीक है, ये टूटने, ये परिवार टूटने लगेगा। लेकिन और इसका उल्टा भी अगर ऐसा किया जाए, जो इसके हेड है वो बिल्कुल ध्यान ही ना दे फैमिली में, कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किन के साथ उठ रहे हैं, किन के साथ बैठ रहे हैं, तो भी क्या होगा बच्चों, तो भी इस फैमिली का क्या होगा, लॉस ही होगा, ठीक है, ऐसे में भी ये फैमिली टूटेगी। तो यहाँ पे जो फैमिली का हेड होता है, ठीक है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, किसमें, लिबर्टी में, और साथ ही साथ इसमें बच्चों इंटरफेरेंस में, कि वो इतना ही इंटरफेयर करे सबकी लाइफ में जितना कि ये लोग अलाउ करें, मेंबर्स अलाउ करें कि हाँ इतना इंटरफेरेंस चलता है, ठीक है, पूछना भी जरूरी है, कुछ कुछ चीजें शेयर करना जरूरी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे और उनके राइट्स को क्या उनसे छीनने लगेंगे,
तो क्या होगा, तब भी वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप फैमिली के टर्म्स में इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो सेम उसी तरह से समझिए बच्चों, ये फैमिली के हेड थे, और अगर स्टेट का हेड कौन होता है, या तो किंग होता है, या फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है, या फिर स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको समझ सकते हैं आप। ठीक है, वो भी अगर, और फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसको आप समझिए सिटीजन्स, वो सिटीजन्स के साथ अगर ऐसा बिहेव करे, तो चाहे दोनों ही बिहेव करे, बिल्कुल ही कंट्रोल एकदम लूज कर दे तो भी बेकार है, और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाए तो भी बेकार है। ठीक है, तो क्या करना है, उसको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है, किसमें, इंटरफेरेंस में और सिटीजन्स के राइट्स में। और अगर इस तरह से बैलेंस को बनाने में, एक सही बैलेंस बनाने में वो कामयाब हो जाता है, तो ऐसे स्टेट में, या फिर अगर ऐसी फैमिली की बात करें, तो वहां पे पीस और लिबर्टी मेंटेन की जा सकती है। ठीक है बच्चों, अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। सजेस्ट अ फ्यू इंस्टांसेस। इंस्टांसेस का मतलब होता है एग्जांपल। हमें कुछ उदाहरण देकर बताना है इन द पोएम। और ये उदाहरण कहां से लेने हैं बच्चों, आपको पोएम से ही ये उदाहरण लेने हैं, जो कि हाईलाइट करते हैं किसको, ह्यूमर को और आयरनी को। तो सबसे पहले समझें कि ह्यूमर और आयरनी क्या होता है। ह्यूमर होता है बच्चों हास्य, जिसे आप हिंदी में आपने पढ़ा होगा हास्य कहते हैं। हास्य का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो लाफ्टर, हंसी के लिए, या जोक्स, मजाक के लिए की जाए, उसे कहते हैं बच्चों हास्य। और आयरनी दूसरे उसमें क्या होता है, व्यंग्य। ठीक है, अगर आपने व्यंग्य पढ़े हैं तो आपको पता होगा व्यंग्य, या फिर आप उसको क्या भी कहते हैं बच्चों, विडंबना। व्यंग्य अर्थात विडंबना, व्यंग और विडंबना को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि हास्य होता है लाफ्टर और जोक से रिगार्डिंग, मजाक के लिए, हंसी मजाक के लिए। व्यंग्य भी हंसी मजाक के वे में ही होता है, लेकिन ये डिफरेंस बताता है किसमें बच्चों, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस में, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। कि एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। उस चीज को शो करने के लिए क्या होता है बच्चों, हम यूज करते हैं किसका, आयरनी का। ठीक है, जब एक्सपेक्टेशंस इंसान की कुछ होती है, अपेक्षाएं कुछ और होती हैं, लेकिन रियलिटी, वास्तविकता उससे बिल्कुल ही अलग होती है, तब हम आयरनी का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब इसके आंसर को हम देखते हैं कि कहां पे हम पोएम में ह्यूमर, हास्य, आयरनी, व्यंग के उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। द पोएट हैज यूज्ड द टूल्स ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। पोएट ने जो पोएटिक टूल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल किया है अपनी पोएम में। ह्यूमर रेफर्स टू कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस विद प्रोवोक लाफ्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया बच्चों, ह्यूमर किन चीजों को एक्सप्लेन करता है, कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस को, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें क्या करते हैं, हंसने के लिए मजबूर कर देते हैं। आयरनी रेफर्स टू द स्ट्रेंज एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वन एक्सपेक्ट्स। और आयरनी किस चीज को रेफर करता है, बहुत ही अजीबो गरीब सिचुएशन को, परिस्थिति को, जो कि इंसान जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, उससे बिल्कुल अलग होती है। सम इंस्टांसेस ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी इन द पोएम आर। अब हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, द डिसीजन ऑफ द किंग टू हैंग द चीफ ऑफ द बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लो आर्क व्हेन हिज क्राउन स्ट्रक अगेंस्ट इट इवोक्स लाफ्टर अमंग द रीडर्स। ठीक है, जब हम ये पढ़ते हैं कि जो किंग है, जब उसका मुकुट आग से टकराता है और नीचे गिर जाता है, और इतना वो झुंझला जाता है इस बात को देख करके, कि वो किसको सीधा, जो चीफ बिल्डर है, उसको क्या कर देता है, फांसी की सजा दे देता है। इस वजह से भी बच्चों क्या होता है, लोगों को हंसी उमड़ती है। इवोक का मतलब होता है उसको क्या करना, प्रोवोक करना, बढ़ाना। ठीक है, या फिर उमड़ना भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अमंग द रीडर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये ह्यूमर का उदाहरण है आपके पास। द वे द किंग गॉट कन्विंस दैट एक्चुअली द लेबर्स हु कंस्ट्रक्टेड द आर्क वर रिस्पॉन्सिबल इज ऑल्सो ह्यूमरस। और जिस तरह से किंग चीफ बिल्डर की बातों में आ जाता है, और इस बात के लिए कन्विंस हो जाता है कि गलती उसकी नहीं है, बल्कि गलती किसकी है, लेबरर्स की है, ये भी अपने आप में क्या है, ह्यूमरस है, कि किस तरह से राजा दूसरों की बातों में इतना इजिली आ रहा है। The king wanted to hang the laborers, but the laborers were able to defend themselves. ठीक है, और फिर किंग किसको हैंग करना चाहता है, लेबर्स को हैंग करना चाहता है, लेकिन लेबर्स भी खुद को डिफेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, ये भी अपने आप में ह्यूमरस है। नहीं तो आप खुद ही लगा लीजिए कि क्या किंग के सामने कभी कोई अपने आप को डिफेंड कर सकता है,
क्योंकि अगर किंग ने जिसको एक बार ऑर्डर दे दिया, बोल दिया कि इसी की गलती है, तो उसी की ही गलती होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को इजीली डिफेंड कर दे रहा है, चीफ बिल्डर्स भी डिफेंड कर ले रहे हैं, लेबर्स भी डिफेंड कर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हास्यात्मक चीजें हैं, ठीक है। दीज आर ऑल ह्यूमरस थिंग्स। This situation is humorous as it evokes laughter among the readers and ironic as the readers find that the laborers are able to shift the responsibility to the architect. और ये साथ में साथ ही बच्चों ह्यूमरस होने के साथ साथ आयरनी भी है। आयरनी क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग है। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किंग जो ऑर्डर दे दे उसको फॉलो करना ही होता है, ठीक है। एट एनी कॉस्ट द ऑर्डर गिवन बाय किंग हैज टू बी फॉलोड, ठीक है, उसे फॉलो ही करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि किंग के ऑर्डर्स को बार बार क्या किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। क्योंकि पहला ऑर्डर वो देता है कि चीफ बिल्डर को क्या किया जाए, हैंग किया जाए, जो कि ऐसा नहीं होता, वो अपने आप को इजीली डिफेंड कर देता है। तो ये अपने आप में एक आयरनी हुई। फिर यहाँ पे लेबर्स भी अपने आप को डिफेंड करके ब्लेम किस पे डाल देते हैं, आर्किटेक्ट पे ब्लेम डाल देते हैं। तो ये ह्यूमरस भी है, साथ ही साथ बच्चों आयरनी भी है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये चीज, दोनों चीजें ह्यूमरस और आयरनी दोनों ही हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आयरोनिकली द आर्किटेक्ट इज एबल टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द किंग हिमसेल्फ। और सबसे बड़ी आयरनी तो इस बात की होती है कि जो आर्किटेक्ट है वो अपना ब्लेम आखिरकार किस पे शिफ्ट कर, आर्किटेक्ट बहुत ही इजीली अपना ब्लेम किंग पे शिफ्ट कर देता है, जो कि आयरनी इस वजह से ये बच्चों, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड, इट इज नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू कैन एवर ब्लेम द किंग, कि आप किंग को ब्लेम कर सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा ही हुआ था। The selection of the wisest men who would give the verdict as to who was the real culprit evokes laughter and is therefore humorous, ठीक है। बात हमें पता चलती है कि असली डिसीजन कौन देगा, जो शहर का वाइजेस्ट पर्सन होगा। ये भी बच्चों अपने आप में क्या है, ह्यूमरस ही है। क्योंकि डिसीजन देने का पावर, कोई भी चीज डिसाइड करने की पावर किसके पास होनी चाहिए, राजा के पास होनी चाहिए, ना कि उस शहर के वाइजेस्ट मैन के पास। क्योंकि अगर वाइजेस्ट मैन ही डिसीजन दे रहा है तो ही कैन बिकम द अल्टीमेट किंग, वो खुद ही किंग बन सकता है। तो ये भी अपने आप में एक हंसी वाली बात है कि राजा डिसीजन नहीं दे रहा है, लेकिन बल्कि सिटीजन्स में से ही किसी समझदार व्यक्ति को लेके आ रहे हैं और वो अपना डिसीजन दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ह्यूमरस। द ओल्ड मैन अल्टीमेटली ब्लेम द आर्क। और ओल्ड मैन किसको ब्लेम कर देता है, आर्क को ब्लेम कर देता है, एंड डिक्लेयर द आर्क मस्ट बी हैंग, ठीक है बच्चों। और वो कहता है कि आर्क को ही हैंग करा जाना चाहिए। Ironically, one of the ministers pointed out that the gathering wanted a man to be hanged, as the noose fitted the king's neck, so he was hanged. और इसमें आयरनी क्या है कि एक मंत्री जो है, जो राजा का जो मंत्री होता है, वो क्या कह देता है कि नहीं, हम आर्क को पनिशमेंट नहीं दे सकते, हमें तो, हमारी जो जनता है वो ये चाह रही है कि किसी ना किसी व्यक्ति को ही फांसी की सजा दी जाए, चाहे उसकी गलती है भी या नहीं भी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि जो वाइज इंसान जो कह रहा है तो उसकी बात को माना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, जो जनता चाहती है वो माना जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों क्या आ जाता है, आयरनी आ जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो नूस था, जो फांसी का फंदा था, वो किसकी गर्दन में फिट होता है, एकदम राजा की गर्दन में फिट होता है, और इस वजह से राजा को ही फांसी दी जाती है। तो ये साथ ही साथ ह्यूमरस भी है, क्योंकि इसमें हंसी वाली बात है कि राजा को ही फांसी दे दी अपनी वहां की जनता ने। और आयरनी ये है कि ऐसा एक्सपेक्टेड कभी भी नहीं होता है कि जनता अपनी राजा को ही फांसी दे दे। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। द चॉइस ऑफ अ सक्सेसर इज ह्यूमरस एज एन इडियट इज कंसल्टेड इन सेलेक्टिंग द सक्सेसर, ठीक है। अब सक्सेसर का मतलब होता है बच्चों उत्तराधिकारी, ठीक है। जो राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, उसका, उसको चुनने का अधिकार किसको दे दिया जाता है, एक इडियट इंसान को, एक बेवकूफ इंसान को उसका अधिकार दे दिया जाता है। जबकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी स्टेट के लिए, लेकिन ये स्टेट का डिसीजन कौन ले रहा है बच्चों, एक इडियट पर्सन ले रहा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ह्यूमरस ही है। द इडियट चूजेज अ मेलोन विच बिकेम द सिंबलिक हेड ऑफ द स्टेट। और फिर जो इडियट होता है वो किसको चूज कर लेता है स्टूडेंट्स, वो चूज कर लेता है एक मेलन को। क्यों, मेलन को क्यों चूज करता है, आपको पता ही है कि वो इडियट पर्सन जो होता है बच्चों, उससे अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर किए जाए तो हर क्वेश्चन का जवाब क्या देता था, ही यूज्ड टू से मेलन इन रिटर्न। क्योंकि उसको मेलन क्या थे, बहुत ज्यादा, वो मेलन को पसंद करता था, इसलिए हर चीज का जवाब मेलन ही देता था। इसलिए जब उससे पूछा जाता है कि किसे अपना राजा बनाया जाए, राजा घोषित किया जाए, तो मेलन कहता है। और वहां की जनता इतनी बेवकूफ कि मेलन को ही अपना राजा बना देती है। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर चैप्टर, अनदर टॉपिक। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।